हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टैली प्राइम में आप कैपिटल गुड्स की एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम टैली सीख रहे हैं, कि ये कैपिटल गुड्स होता क्या है। तो मान कर चलिए फ्रेंड्स, आपकी जो शॉप है वो गारमेंट्स की है, यानी आप मेंस या लेडीज़ के गारमेंट्स को परचेज और रीसेल करते हैं, यानी खरीद कर लाते हैं और बेचते हैं। आपका बिजनेस ये है। लेकिन आप अपने उस बिजनेस को चलाने के लिए कोई अगर कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं, जैसे कि लैपटॉप, एसी, यानी कि अगर आप अपने शॉप पर एसी लगाना चाहते हैं या आप एक लैपटॉप खरीद कर लाते हैं जो कि बिजनेस के लिए लाते हैं, उसमें आप अकाउंटिंग करेंगे, बिल्स वगैरह कट करेंगे, या इसी तरीके से कोई ऐसा गुड्स लाते हैं जो कि आपके बिजनेस में रीसेल करने के लिए आप नहीं ला रहे हैं, उस बिजनेस को आसान बनाने के लिए ला रहे हैं, या उस बिजनेस में उस गुड्स को यूज करने के लिए ला रहे हैं, जैसे कि आप अपना काउंटर लाते हैं जब आप अपनी शॉप ओपन करते हैं। तो इसी तरीके से जो भी गुड्स आप अपने बिजनेस को हेल्प करने के लिए, ग्रो करने के लिए, या उस बिजनेस में यूज करने के लिए लाते हैं, जिसको आप अपने बिजनेस में रीसेल नहीं करते हैं, उसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा कि अब जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, ये मैं पर्सनल गुड्स के लिए नहीं बता रहा हूँ। बहुत से लोग इसका गलत यूज करते हैं, पर्सनल गुड्स जो परचेज करते हैं उसमें भी इसे यूज कर लेते हैं, ये उसके लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स, कोई भी अगर एसेट आप अपने बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, जिसे आप अपने बिजनेस में यूज करेंगे, उसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पर एक बात ध्यान से समझिएगा। मानकर चलिए आपकी कंप्यूटर की शॉप है, आप कंप्यूटर को खरीदते हैं और बेचते हैं, यानी रीसेल करते हैं लैपटॉप्स, कंप्यूटर का। उस केस में जो भी आप लैपटॉप्स वगैरह परचेज करते हैं, उसे आप कैपिटल गुड्स नहीं कहेंगे, वो आपका स्टॉक है। क्योंकि जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं बेचने के लिए, यानी कि आपका वो अगर बिजनेस है, तो उस केस में उसे हम स्टॉक कहते हैं। लेकिन अगर मानकर चलिए उसी लैपटॉप में से एक या दो लैपटॉप या दो तीन लैपटॉप, जितनी आपके बिजनेस के लिए नीड है या रिक्वायरमेंट है, वो आप अपने बिजनेस के लिए निकाल लेते हैं, मतलब उस पर आप अपना बिजनेस का जो भी काम है वो करते हैं, जैसे बिल काटना या इसी तरीके के जो भी काम है वो आप उस लैपटॉप पर करते हैं, तो उसे हम कैपिटल गुड्स कहेंगे। यानी उसे आप रीसेल नहीं कर रहे हैं, उस एसेट को आप यूज करके अपने बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, अपने बिजनेस को इजी बना रहे हैं। उस एसेट का यूज आपके बिजनेस को ग्रो करने में हो रहा है, ना कि वो आप रीसेल करने के लिए निकाल रहे हैं। तो आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि कैपिटल गुड्स कहते किसको हैं। वैसा एसेट जिसे आप अपने बिजनेस में लेकर आते हैं, उसे यूज करते हैं और उससे आपके बिजनेस में कहीं ना कोई हेल्प मिल रही हो, उसे ही हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल गुड्स कहते किसे हैं। अब आइए कि ये जो मैं एंट्री बताने जा रहा हूं कैपिटल गुड्स की आपको टैली प्राइम के अंदर, इसमें ऐसा खास क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप अगर एक बिजनेसमैन हैं और कोई कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो मानकर चलिए मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं प्रोप्राइटरशिप फर्म की, ठीक है। मानकर चलिए मेरी जो शॉप है वो गारमेंट्स की है, यानी मैं कपड़े को खरीदता हूं और बेचता हूं, और मैं एक लैपटॉप लाता हूं 1 लाख रुपए का, कहीं से खरीद कर किसी कंप्यूटर की शॉप से लाता हूं, ठीक है। और वो जो लैपटॉप लाता हूं, तो वो मैं अपने बिजनेस के लिए लेकर आ रहा हूं। तो जब मैं लैपटॉप परचेज करूंगा, तो सामने वाले को, यानी जो दुकानदार है जो लैपटॉप बेच रहा है, उसे मैं कहूंगा कि मेरी फर्म के नेम पर इसका जो लैपटॉप का है वो बिलिंग कर दीजिए, यानी मैं अपना जीएसटी नंबर और फर्म का नाम बता दूंगा और वो उस पर बिलिंग कर देगा। तो फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं लैपटॉप परचेज कर रहा हूं अपने बिजनेस के लिए, तो मैं यहां पर जो बिलिंग अपने फर्म के नेम पर करा रहा हूं, इसकी क्या बेनिफिट होने वाली है मुझे। मैं चाहूं तो अपने पर्सनल नाम पर भी बिलिंग करा सकता हूं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक बेनिफिट है जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मानकर चलिए जो भी आप कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं अपने बिजनेस के लिए और उसे आप बिजनेस में वाकई यूज करेंगे, ठीक है। बहुत से लोग परचेज करते हैं घर के लिए और दिखा देते हैं कि हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं कैपिटल गुड्स और उसे आप वाकई बिजनेस में यूज करेंगे, तो उस केस में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, तो उस केस में आप अपने जीएसटी नंबर पर उस गुड्स को परचेज करें, ठीक है। यानी बिलिंग जो है अपनी फर्म की कराएं। ये जो नॉर्मल टैक्स पेयर होते हैं, जो रेगुलर डीलर होते हैं, उनके केस में बता रहा हूं, क्योंकि आईटीसी वही क्लेम कर सकते हैं, एक कंपोजिट डीलर नहीं कर सकता है। तो वो किसी के नाम पे भी कराए, उसे कोई बेनिफिट होने वाली नहीं है। हाँ, वो अगर आगे की सोच के करा रहा है कि जब मैं रेगुलर में कन्वर्ट हो जाऊंगा तो बेनिफिट लूंगा, तो उस टाइम के लिए
ठीक है, वो अपने फर्म के नेम पे करा सकता है। अभी जो आप मानकर चलेंगे, ये जो भी मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल्स बताऊंगा, ये एक प्रोप्राइटरशिप फर्म का होगा और दूसरा नॉर्मल टैक्स पेयर की मैं बात करूंगा। तो जैसे कि मानकर चलिए, सपोज कीजिए कि अगर मैं लैपटॉप अपने पर्सनल नेम पर लेके आता तो मुझे क्या नुकसान होता। 1 लाख का लैपटॉप है, मानकर चलिए, उसमें जीएसटी की तो वैल्यू होगी, क्योंकि कोई भी चीज हम परचेज करते हैं तो उसमें जीएसटी शामिल होती है। तो उस केस में क्या होता कि जब मैं पर्सनल नेम पर लाता और बिजनेस में यूज करता तो सिर्फ मुझे इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलता 40%। इसकी रेट कभी हर साल आपको चेक करनी पड़ती है, कई बार इसकी चेंज भी हो जाती है, लेकिन अभी के केस में ये 40% है। तो 40% की WDV मेथड के अनुसार आपको डेप्रिसिएशन आप उसमें लेस करते और अपने P&L में उस वैल्यू को घटाते, तो उसके बाद जो भी आपकी इनकम टैक्स बनती है, यानी जो टैक्स की लाइबिलिटी बनती है, आप जिस भी स्लैब में है उतना आपको टैक्स कम देना पड़ता, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर मैं इसे फर्म के नेम पर लेके आता हूं तो मुझे क्या बेनिफिट होगी। अगर मैं इसे फर्म के नेम पर लेके आता हूं तो जो भी 1 लाख के अंदर मेरी जो जीएसटी की वैल्यू होगी, लगभग 15,000 या 15,500 के आसपास वैल्यू बनेगी, तो वो मुझे हैंड टू हैंड, यानी कि जैसे मैं मानकर चलिए अगस्त महीने में लैपटॉप परचेज करके लाता हूं और मेरा जो सप्लायर है जिससे मैंने लैपटॉप परचेज किया है वो सितंबर महीने में रिटर्न फाइल कर देता है और मुझे 2B में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद क्या है कि मैं उसे क्लेम कर लूंगा, यानी वो जो मेरा 15,000 रुपये जो भी मेरी जीएसटी लगी है मैं उसे हैंड टू हैंड क्लेम कर लूंगा। तो उससे बेनिफिट क्या होगी कि मानकर चलिए मुझे मेरे बिजनेस में कोई टैक्स गवर्नमेंट को पे करनी है, क्योंकि जब बिजनेस कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है मेरी लाइबिलिटी बनेगी टैक्स पे करने की, तो वो मैं उस इनपुट के साथ सेट ऑफ कर सकता हूं। यानी कि जो मैंने 15,000 रुपए दिए थे जिससे मैंने लैपटॉप परचेज किया था, उसे मैं गवर्नमेंट से क्लेम कर रहा हूं, उस 15,000 समथिंग को मैं गवर्नमेंट से क्लेम कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है, अगर मानकर चलिए मेरी सितंबर महीने में लाइबिलिटी बनती है 40,000 रुपए की, तो 40,000 में से 15,000 घटा दूंगा, 25,000 मैं गवर्नमेंट को दूंगा। इसके अलावा मानकर चलिए कि आपकी सितंबर महीने में कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है, लेकिन आगे जाकर तो बनेगी, तो आप अगर उसे एक बार क्लेम कर लेंगे तो वो आपके जो जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें वो 15,000 15,500 जो भी अमाउंट है वो आपका वहां रिफ्लेक्ट होते रहेगा। जब भी आपकी आउटपुट टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी वो उसके साथ रिड्यूस हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, और फिर उतना ही आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो पहली बेनिफिट आपको क्या समझ में आई, लैपटॉप आप 1 लाख का लेकर आए और उसके ऊपर जो जीएसटी का कंपोनेंट था उसे आपने आईटीसी के रूप में क्लेम कर लिया। तो अब देखिए, अगर 1 लाख में से मैं 15,000 घटा दूं तो आपके जो लैपटॉप की कॉस्टिंग है वो 85,000 हो गई, क्योंकि 15,000 15,500 आपने क्लेम कर लिए। ठीक, अब ये जो 85,000 रुपए बचेंगे, यानी जो टैक्सेबल वैल्यू होती है जिस पर हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है, वो जो अमाउंट बचेगा, या आप इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो हमने जीएसटी की जो आईटीसी क्लेम की उसे रिड्यूस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस पर हम हर साल डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 40% के हिसाब से। लेकिन आपको यहां पर एक चीज चेक कर लेनी है कि अगर आपने 1 अक्टूबर या उसके बाद कोई भी एसेट परचेज किया है तो फर्स्ट ईयर में आपको 50%, यानी जो डेप्रीसिएशन का जो रेट है वो 40% है, तो आपको उसका 50% ही डेप्रीसिएशन के रूप में क्लेम करना है इनकम टैक्स की रिटर्न में। ठीक है, और अगर 1 अक्टूबर से पहले आपने 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर से पहले यानी 30 सितंबर तक आपने कोई भी एसेट परचेस कर लिए, कैपिटल गुड्स परचेस कर लिए, तो आप उसके ऊपर पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में। और सेकेंड ईयर से तो आपका पूरा पूरा कर ही सकते हैं। फर्स्ट ईयर की बात बता रहा हूं, जब आप एसेट परचेस करेंगे तो वहां पर आपको डेट देखनी है कि 1 अक्टूबर या उसके बाद आपने परचेस किया है तो 20% आप उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और उससे पहले अगर आपने परचेस किया तो 40%। तो इसका तो अलग आपको बेनिफिट मिलेगा ही डेप्रीसिएशन का, वो आप आगे देखिएगा, मैं एग्जांपल के रूप में आपको समझाऊंगा कि उसमें आपको क्या बेनिफिट मिल सकती है। वो सबके केस में अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन किस स्लैब रेट में। जो 20% में रहेगा उसे कम बेनिफिट मिलेगी, जो 30% के स्लैब रेट में उन्हें ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। और फ्रेंड्स, अगर यही कैपिटल गुड्स आप पर्सनल नेम पर लेकर आते तो आपको सिर्फ इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन की बेनिफिट मिलती, ये जो आईटीसी के बेनिफिट है जीएसटी में ये नहीं मिलती, क्योंकि जो सप्लायर है जिससे आपने लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी ये परचेज किया है वो आपकी रिटर्न फाइल ही नहीं करता जीएसटी पोर्टल पे, क्योंकि आपने वहां पर अपना पर्सनल नेम दिया है, अपनी फर्म का नेम नहीं दिया है, तो यहां पर आपको आईटीसी नहीं मिलती। तो यहां पर मैंने एग्जांपल लैपटॉप का लिया, आपके केस में कोई भी चीज हो सकती है, आपके केस में शॉप का काउंटर भी हो सकता है, एसी भी हो सकती है, वैसा कोई भी एसेट हो सकता है जो आप बिजनेस के लिए यूज करना चाह रहे हैं, हो सकता है, लेकिन व्हीकल नहीं होगी।
जैसे आप अगर स्कूटी लेके आते हैं अपने बिजनेस के लिए, कार वगैरह लेके आते हैं, तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलती है। डेप्रीसिएशन जरूर आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आईटीसी नहीं मिलती है। और फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों को यह भी डाउट होता है कि जीएसटी के सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में यह लिखा हुआ है कि अगर हम आईटीसी क्लेम कर लेंगे किसी भी कैपिटल गुड्स की, तो हम डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी इनकम टैक्स में हम डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मानकर चलिए आपने 1 लाख का लैपटॉप परचेज किया, और आपने किया क्या कि आपने जो जीएसटी का अमाउंट है, यानी कि 15,000 समथिंग जो भी अमाउंट होगा, वो आपने आईटीसी के रूप में क्लेम कर लिया। तो अब आप जो डेप्रीसिएशन क्लेम करेंगे, जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर करेंगे, यानी अगर मैं सीधे सीधे बोलूं तो जो टैक्सेबल वैल्यू है उस पर आप डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, न कि 1 लाख रुपए के ऊपर। बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं कि मेरे एसेट की कीमत तो 1 लाख थी, मैं उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा। नहीं, आपने अगर आईटीसी क्लेम कर ली तो आपका जो रेस्ट फिगर है उसके ऊपर आप डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, जो भी रेट होगा टाइम टू टाइम, ठीक। लेकिन बहुत से लोग ये भी करते हैं कि जीएसटी में आईटीसी क्लेम नहीं करते हैं। बहुत से लोग हो सकते हैं जो जीएसटी में आईटीसी क्लेम नहीं करते हैं, तो उस केस में आप पूरे के पूरे 1 लाख के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेनिफिट आपको आईटीसी क्लेम करने में ही है। आपको बेनिफिट डायरेक्टली जो डेप्रीसिएशन है पूरे अमाउंट पर क्लेम करने पर नहीं होती है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको तभी होती है जब आप जीएसटी में आईटीसी भी क्लेम करें और उसके बाद जो रेस्ट फिगर है उसके ऊपर डेप्रीसिएशन क्लेम करें। तो आई थिंक आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले, आपको एंट्री दिखाने से पहले, मैं कुछ जो लॉ की चीजें हैं जिसकी मुझे नॉलेज है वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, जैसे अगर मानकर चलिए कोई भी आप कैपिटल गुड्स लाते हैं अपने बिजनेस के लिए, और उसकी जो आईटीसी है वो आप क्लेम कर लेते हैं जीएसटी में, तो उसके बाद आप 5 साल तक उस गुड्स को यूज करेंगे। लॉ की बात हो रही है, बहुत से लोग इसे अवॉइड भी करते हैं, इग्नोर भी करते हैं, लॉ को तोड़ते भी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आपको 5 साल तक वो गुड्स यूज करना है, तभी आपको पूरी की पूरी आईटीसी मिलेगी। 5 साल के बाद आप उस गुड्स को बेचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 5 साल के बीच में उस गुड्स को बेच देते हैं, जब से आपने खरीदा है, तो उसके बाद आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जितने पीरियड के लिए आपने उसे यूज किया है उतने पीरियड की तो आईटीसी आपको मिल जाएगी, लेकिन जो रेस्ट जो पीरियड है रह गई 5 साल की, उतनी आपको आईटीसी उस कैलकुलेशन के अनुसार निकलेगी वो आईटीसी, उतनी आपको गवर्नमेंट को वापस पे करनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भले हम बीच में बेच देंगे, 3 साल 3.5 साल यूज करके बेच देंगे, गवर्नमेंट को क्या पता चलने वाला है, मैंने कैश लिया, मैंने बेच दिया, मैं ये बोलूंगा कि मैंने 5 साल के बाद बेचा है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग प्रॉपर तरीके से दिखाना चाहते हैं, या जो लोग बैंक अकाउंट में पैसे लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि अगर मानकर चलिए 5 साल के बीच में आपने 3 साल में ही अपने उस कैपिटल गुड्स को बेच दिया, तो मैं एक कैलकुलेशन बताऊंगा जिससे आपको ये निकालना पड़ेगा कि जो रेस्ट आपकी पीरियड रह गई उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट को कितनी आईटीसी रिटर्न करनी है, ठीक है। अब उसमें भी एक कंडीशन है, वो आपको आगे पता चलेगी कि उस वक्त जो आपने प्राइस ली होगी, जो भी कस्टमर से आपने प्राइस ली होगी, जिसे आपने सेल किया होगा, उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी चार्ज करनी पड़ेगी उस प्राइस के ऊपर। या अगर वो इंक्लूड होगी तो उस इंक्लूड में ही हम मान लेंगे 18% हम निकाल लेंगे कि कितना वैल्यू निकलता है। अब यहां पर आपको ये चेक करना होगा, एक जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं वो, और एक जो आपने प्राइस, जिस प्राइस में आपने सेल किया वहां पर जो जीएसटी की वैल्यू आ रही है, दोनों में से जो हायर होगी वो गवर्नमेंट को आपको पे करनी पड़ेगी। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैलकुलेशन कैसे करनी है। इसके अलावा जब भी आप अपना जो कैपिटल गुड्स बेचते हैं तो इनकम टैक्स में आपको कैपिटल गेन या कैपिटल जो लॉस है वो अराइज होता है, और जिस प्रोडक्ट के ऊपर या जिस गुड्स के ऊपर आप डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं उस पर जो भी आपको कैपिटल गेन रेज होता है उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। उसके केस में लॉन्ग टर्म नहीं होता है, शॉर्ट टर्म ही उसे माना जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं टैली में, और यहां पर हम देखेंगे कि इसकी एंट्रीज वगैरह कैसे करनी है, लेजर्स वगैरह कैसे क्रिएट करने हैं। तो आपको टैली प्राइम पर, गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए आपको क्रिएट में जाना होगा, और यहां पर आपको लेजर में जाना होगा। अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो मानकर चलिए मैं लैपटॉप क्रिएट करता हूं। यहाँ पर आप नाम भी लिख सकते हैं। अगर मानकर चलिए आप एचपी का, डेल का, किसी का भी लैपटॉप लाते हैं तो वो यहाँ पर आप पूरा टाइप कर सकते हैं, उसके सीरियल नंबर, मॉडल नंबर भी टाइप कर सकते हैं। ऐसे आप सिर्फ लैपटॉप लिख देंगे तो भी ठीक है। उसके बाद उसे लेना होगा फिक्स्ड एसेट में, ठीक है। ये स्थायी संपत्ति होती है हमारी। उसके बाद हमें यहाँ पर जीएसटी को एप्लीकेबल करना है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने अपने फर्म के नेम पर ही ली होगी। अगर आपने फर्म के नेम पर नहीं ली है या आप उसके आईटीसी क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है और आपने अगर फर्म के नेम पर ली है कैपिटल गुड्स, तो उस केस में आपको यहाँ जीएसटी को एप्लीकेबल करना होगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में यहाँ पर आपको जो भी बिल के ऊपर एचएसएन कोड होगा वो डाल देना होगा, या नेट से सर्च कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मुझे याद नहीं है कि क्या है लैपटॉप के केस में एचएसएन कोड, इसीलिए मैं डाल नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप डाल जरूर देंगे, ठीक है। यहाँ पर नेचर डालेंगे, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कि आपने ये जो लैपटॉप परचेज किया कहाँ से परचेज किया है, अपनी स्टेट से परचेज किया है या अदर स्टेट से। अपनी स्टेट से परचेज किया है तो परचेज टैक्सेबल चूज करेंगे। अगर आपने अदर स्टेट से परचेज किया है तो यहाँ पर इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल चूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नॉट एप्लीकेबल भी रहने देंगे तो आप एंट्री के टाइम भी आप एक ऑप्शन होता है टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स, जो कि आप F12 कॉन्फ़िग से एक्टिवेट कर सकते हैं, वहां पर भी आप इस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम उतना लंबा या लेंदी प्रोसेस में नहीं जाते हैं, हम मानकर चलते हैं हमने अपने ही स्टेट से परचेज किया है तो हम यहाँ पर परचेज टैक्सेबल चूज कर लेंगे। यहाँ पर हम इसे कैपिटल गुड्स डाल देंगे, ठीक है। और एक बात फ्रेंड्स बता दूं कि जब आप ये क्रिएट कर रहे होंगे जीएसटी की डिटेल्स, तो हो सकता है कई बार आपको कई ऑप्शंस नहीं आते हैं, तो आपको F12 यानी कॉन्फ़िग में जाना होगा और यहाँ पर जितने ऑप्शंस हैं सबको यहाँ पर एक्टिवेट कर देना होगा, तो फिर उसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस आने लगेंगे। और एक बात बता दूं कि ये सारी चीजें करने से पहले जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसके बाद आपको अपनी जो जीएसटी की डिटेल्स है उसे आपको फिल करना होगा, और आपको अपनी जो जीएसटी का ऑप्शन होता है टैली में उसे आपको इनेबल करना होगा, तभी आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। अभी मैं जीएसटी वगैरह की बात नहीं बता रहा हूँ कि कैसे जीएसटी ऑप्शंस को इनेबल करना होता है, ठीक है। वो मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आपको पता होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको करके आनी है। यहां पर मैं 18% डाल देता हूं, ठीक है, जो भी जीएसटी रेट है। यहां पर गुड्स इस तरीके से डालते हुए मैंने ये एसेट बना लिया, ठीक है। अब मानकर चलिए जब मैं इसे परचेज करूंगा अपने स्टेट से तो इसके ऊपर मुझे टैक्स लगी होगी, इनपुट सीजीएसटी। आप चाहें तो यहां पर इस तरीके से भी बना सकते हैं, इनपुट सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%, अगर मल्टीपल लेजर बनाना है। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से भी बना सकते हैं, डायरेक्टली आप सीजीएसटी भी लिख सकते हैं, इनपुट आउटपुट मेंशन नहीं भी कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना जो सेल और परचेज दोनों के केस में एक ही लेजर यूज करते हैं, तो उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें आपको इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ एक एक चीजें खोलकर, क्योंकि मैं ये मानते हुए चल रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें पता होंगी, क्योंकि अगर एक एक चीज मैं खोलकर बताऊंगा तो ये बहुत वीडियो लेंदी हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ जो मेरा आज का टॉपिक है इसके ऊपर बता रहा हूं। अब यहां पर मैं आपको ये क्लियर नहीं कर रहा हूं कि मल्टीपल लेजर्स क्या होते हैं, कॉमन लेजर क्या होता है, ये सारी चीजें मैं क्लियर नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में, ठीक। सेंट्रल टैक्स चूज करते हुए हम इसे सेव कर लेंगे। फिर उसी तरीके से इनपुट एसजीएसटी, जीएसटी, और यहां पर हम इसे स्टेट टैक्स लेते हुए सेव कर देंगे। ये मेरा बन गया। अब हम एक पार्टी बनाएंगे जिससे हम लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, तो ये मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, आप चाहें तो बना भी सकते हैं। मैं इसे अल्टर में आपको जाकर दिखा रहा हूं। जो आपकी लेजर आप बना लेते हैं वो आपको अल्टर में रिफ्लेक्ट होता है। लेजर में जाने के बाद यहां पर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं सूरज कंप्यूटर्स कर देता हूं, ठीक। मानकर चलिए मैंने इससे परचेज किया है, इसे मैं सनडे क्रेडिटर कर देता हूं। जिससे हम परचेज करते हैं उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ एड्रेस में चाहे तो पूरी डिटेल डाल दें, फिर स्टेट डालना होगा, जिस भी स्टेट से हम परचेज कर रहे हैं। हमारे केस में हमारे स्टेट से परचेज कर रहे हैं तो हम अपना ही स्टेट डाल देंगे, ठीक है। आई थिंक क्योंकि जो मैंने कंपनी बनाई है वो मैंने दिल्ली की बनाई है, और यहाँ पर मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये बिहार का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अदर स्टेट हो जाएगा। एक काम करूंगा मैं, जो जीएसटी की डिटेल्स है, जो मैंने जिस नाम से कंपनी बनाई उसकी जीएसटी डिटेल चेंज कर दूंगा, उसे भी बिहार की कर दूंगा, तभी हमारा लोकल बनेगा कि हमने लोकल परचेज किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर रेगुलर और जीएसटी नंबर डाल देंगे सामने वाली पार्टी का, यानी जिससे हम परचेज कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक मिनट जाकर पहले चेक कर लेता हूँ कि मैंने ये जो कंपनी क्रिएट की है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, इसे मैंने अदर स्टेट का अगर बना के रखा है, यानी जीएसटी नंबर अगर अदर स्टेट का है तो वो दिक्कत करेगा। यहाँ पर मैं फिलहाल सेम स्टेट का जीएसटी नंबर डाल देता हूं। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आ जाते हैं एंट्री के लिए, हमें आना होगा वाउचर्स में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने बता दिया कि टैक्सेस के लेजर कैसे बनेंगे
जो स्टॉक है मतलब जो कैपिटल गुड्स है उसका लेजर कैसे बनेगा, और जिस पार्टी से आपने परचेज किया उसका लेजर कैसे बनेगा। अब इसकी एंट्री आप कहाँ कर सकते हैं? इसकी एंट्री आप तीन तरीके से कर सकते हैं, या तो पेमेंट वाचर में कर सकते हैं, या जर्नल वाचर में कर सकते हैं, या परचेज वाचर में। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी एंट्री परचेज वाचर में ही करें, क्योंकि आप इसके आईटीसी वगैरह भी क्लेम करने वाले हैं। तो अगर आप किसी और जगह करेंगे तो हो सकता है मे बी आपसे कई बार होता है कि हमसे ध्यान से छूट जाता है, या जब हम परचेस रजिस्टर को प्रिंट करते हैं तो उसमें हमारी वो चीज़ नहीं दिखाई देती है। तो इसीलिए सजेस्ट तो यही करूंगा कि आप परचेज जो वाउचर है उसके अंदर एंट्री करें। ऐसे आप पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं और जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं कि आप पेमेंट वाउचर में कैसे कर सकते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। मानकर चलिए आप 1 अप्रैल 2022 को लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश डाल देंगे, लेकिन ये याद रखिएगा डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम करने के लिए आपको कैश में पेमेंट नहीं करनी होती है, आपको बैंक के थ्रू पेमेंट करनी होती है, ठीक है। क्योंकि 10,000 शायद लिमिट है इसकी कि 10,000 से ऊपर जैसे आप कोई भी कैपिटल गुड्स परचेज करेंगे कैश में तो उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपको हर सेक्शंस का ध्यान देना होता है, ठीक है। तो आप बैंक के थ्रू करें, बैंकिंग माध्यम के थ्रू करें तो ज़्यादा सही है, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह जो भी है। तो यहाँ पर मानकर चलिए मैं एक बैंक का लेजर बना देता हूँ, ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आप बैंक पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। अभी मैंने बैंक का लेजर ऐसे ही बनाया है, उसमें और भी डिटेल्स हमें फिल करनी होती है। और हमें पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री करने से पहले F12 यानी कॉन्फ़िग में जाकर एक ऑप्शन एक्टिवेट करना होता है, वो मैं दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन है प्रोवाइड पार्टी डिटेल्स फॉर जीएसटी, ठीक है। वो ऑप्शन जैसे आप एक्टिवेट करेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पर बैंक का लेजर लेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पार्टी डिटेल्स की ऑप्शन ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर 10,000 से नीचे का आइटम है और आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कैश भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर सूरज कंप्यूटर्स जो है जिससे आप परचेस कर रहे हैं वो आप ले लेंगे, और यहाँ पर लैपटॉप जो है वो ले लेंगे, और जो भी अमाउंट है मान लीजिए 1 लाख रुपए का अमाउंट है वो आप डाल देंगे। अभी बैंक में आपको रेड रंग से रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि वहाँ नेगेटिव बैलेंस हो रहा है, मेरे पास बैलेंस नहीं है इसलिए ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो भी आपका ये जो है सारी डिटेल्स आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसमें, क्या बोलते हैं हम, जो GSTR 3 भी होती है या जो GSTR 2 होती है 2A, ठीक। लेकिन यहाँ पर 1 लाख नहीं डालना है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको टैक्स भी चार्ज करनी है। तो मानकर चलिए 1 लाख का अगर हम 18% निकालें, क्योंकि इसमें इंक्लूड है हमारी जीएसटी, तो हम इस पे 15.25 करते हैं, ठीक है। ये क्यों किया, क्योंकि ये जब आप इंक्लूड में निकालेंगे तो इसका यही परसेंट निकलता है, 15.25 भागे 100, 15,250, ठीक है। तो टैक्स का अमाउंट हमारा ये बनेगा तो उसमें भी हाफ होगा आपको। 15,250 को अगर हम डिवाइड दें 2 से तो 7625 रुपये हमारी CGST बनेगी, 7625 हमारी SGST बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 मिनट, हमें 1 लाख में पहले तो 15,250 घटाने हैं 84,750, 84,750। उसके बाद हमें यहाँ पर इनपुट CGST का लेजर ले लेना है 7625, फिर हमें इनपुट SGST का लेजर ले लेना है 7625। इस तरीके से एंट्री करनी है। अब मानकर चलिए हम अगर जर्नल वाचर में करना चाहते हैं तो हमें कैसे करनी होगी। जर्नल वाचर में करने के लिए हमें क्या करना है, हम क्योंकि लैपटॉप परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास एसेट आ रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है, यहाँ पर हमें लैपटॉप लेना है, ठीक है। लैपटॉप को डेबिट करना है, बाय में लैपटॉप को लेना है। आपको यहाँ पर रियल अकाउंट को यूज़ करना होगा, जैसे होता है ना पर्सनल, नॉमिनल, रियल, अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा है तो जो आता है उसे हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, लैपटॉप को हमें 84,750 कर देना है, ठीक। बाय में हमें फिर CGST ले लेनी है, इनपुट CGST 7625, इनपुट SGST 7625। उसके बाद जो हमारा सूरज कंप्यूटर इसे 2 कर देना है, यहाँ पर 1 लाख रुपया पूरा डाल देना है।
न्यू रेफरेंस करके, अगर आपने मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को एक्टिवेट किया होगा तो आपको यहाँ पर न्यू रेफरेंस ले लेना है। ठीक है, इस तरीके से एंट्री को सेव करना है और जीएसटी डिटेल्स यस करेंगे। यहाँ पर सूरज कंप्यूटर्स आएगा, इस एंट्री को हम ओके कर देंगे और फिर उसके बाद हम जैसे मानकर चलिए मैं इस एंट्री को ओके करता हूँ, फिर मैं पेमेंट वॉचर में जाऊँगा, पेमेंट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है मुझे पेमेंट की एंट्री भी करनी पड़ेगी। मैंने उसे लैपटॉप खरीदा तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर अब मैं सूरज कंप्यूटर लूँगा, उसे 1,00,000 रुपया। यहाँ 99,000 क्यों आ रहा है आप ये सोच रहे हो, क्योंकि मैंने एक एंट्री पहले भी पास की थी, ये बिना मतलब की, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, तभी 99,000 आ रहा था। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पेमेंट वॉचर में आता हूँ और यहाँ पर मैं बैंक लेके 1,00,000 रुपए से पेमेंट कर दूंगा अगेंस्ट रेफरेंस करके। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों एंट्री में अंतर क्या था। जब आप पेमेंट वॉचर में यही एंट्री कर रहे थे तो आपकी एक ही एंट्री के अंदर दोनों काम हो रहे थे, पेमेंट भी हो रही थी और परचेज की एंट्री भी हो रही थी। ठीक है, लेकिन जब आप जर्नल वॉचर का यूज कर रहे हैं तो आपको एक ही काम के लिए दो एंट्री करनी पड़ रही है। आपको क्या कहते हैं, एक एंट्री पास करनी पड़ी है गुड्स को परचेज करने की, एक एंट्री पास करनी पड़ रही है पेमेंट करने की। तो पेमेंट वॉचर का हम तभी यूज करेंगे जब हम हैंड टू हैंड पेमेंट कर रहे हैं, यानी हैंड टू हैंड हमने चेक दे दी तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज हमें जर्नल वॉचर या परचेज वॉचर का ही यूज करना होगा और सबसे अच्छा और बेहतर तरीका परचेज वॉचर का ही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं परचेज वॉचर में एंट्री करके हम उस एंट्री को डिलीट कर देते हैं। लेकिन मैंने तरीके आपको दोनों बता दिए, आप दोनों में से जो तरीका चाहे यूज कर सकते हैं। सॉरी, 3 तरीके बताए हैं, 2 नहीं बताए। ठीक है, अब यहां पर जब हम परचेज वॉचर में आएंगे तो हमें यहां पर चेंज मोड करना होगा, इसे हमें अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में लाना होगा, क्योंकि यहां पर देखिए क्वांटिटी का ऑप्शन आ रहा है, हमें क्वांटिटी वगैरह डालनी नहीं है क्योंकि हम स्टॉक परचेज नहीं कर रहे हैं, हम कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो हमें यहां पर अकाउंटिंग इनवॉइस डाल देनी होगी। ठीक है, और एक बात बता दूं कि कई बार यहाँ पर जब आप चूज करने वाले होते हैं तो आपको यहाँ पर जो फिक्स्ड एसेट है वो आता नहीं है पार्टिकुलर्स में, तो आपको F12 में एक ऑप्शन मिलता है, टैली ERP9 में तो था, इसमें देख लेते हैं है कि नहीं। एक ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर उसके लिए, कैपिटल गुड्स के लिए, शायद इसमें ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। टैली ERP9 जब हम यूज़ किया करते थे तो उसमें ये ऑप्शन हुआ करता था फिक्स्ड एसेट के एंट्री करने के लिए परचेज वॉचर में, वो ऑप्शन को एक्टिवेट करना पड़ता था, लेकिन इसमें ये ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर में आपको जो भी बिल पर इनवॉइस नंबर होगा वो डाल देनी है, जो भी हो, मानकर चलिए मेरे केस में मैं 1 मानकर चल रहा हूँ, और यहाँ पर डेट डाल देनी है जो इनवॉइस पर होगी। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी पार्टी है जिससे आप परचेज कर रहे हैं उसे आपको ले लेना होगा, यहाँ पर लैपटॉप लेना होगा, यहाँ पर वही अमाउंट जो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट की थी 84,750, और उसके बाद इनपुट CGST। यहाँ पर देखिए इस केस में क्या है कि टैक्स अपने कैलकुलेट हो रही है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर 50 पैसे कैलकुलेट हो रही है, आप देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर अमाउंट गलत आ गया है, थोड़ा सा उसके कारण डिफरेंस हो चुका है, क्योंकि जो मैंने मैनुअल निकाला था उसके कारण डिफरेंस हो चुका है। यहाँ पर 7625 होगा, तभी वहाँ पर वैल्यू मेरी इंक्रीज हो गई थी, नीचे 1,05,000 आ रही थी। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई, और फिर हम इस केस में भी हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। हमें यहाँ पेमेंट की एंट्री कर लेनी है, मानकर चलिए बैंक से देना, बैंक ले लेंगे और यहाँ पर सूरज जो है वो ले लेंगे और यहाँ पर 1,00,000 रुपए डालकर एंट्री कर लेंगे। जिस भी डेट में पेमेंट कर रहे होंगे वो यहाँ पर डेट चूज करके पेमेंट की एंट्री कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि लेजर्स कैसे क्रिएट होंगे, एंट्री कैसे होगी। मैंने एंट्री के अलग अलग तरीके आपको बता दिए कि कैसे करनी है। अब यहाँ पर देखिए, जब आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको फिक्स्ड एसेट में जो वैल्यू दिखाई देगी वो 74,750 रुपए दिखाई देगी, 84,750, सॉरी मैं 74 बोल रहा हूँ, 84,750 दिखाई देगी। अब जब आपको डेप्रीसिएशन क्लेम करना है तो इस अमाउंट पर करना है, और बाकी का जो टैक्स का अमाउंट है वो आपका करंट लायबिलिटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में यहाँ पर दिख रहा है, ये आप अपने आउटपुट के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। जो भी आपकी लायबिलिटी बनेगी वो आप इस अमाउंट के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। मानकर चलिए अभी आपको था कि 20,000 रुपये आपको गवर्नमेंट को देने हैं, तो पहले आपको 20,000 में से 15,250 घटाने होंगे, उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट होगा वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। और यहाँ पर लेकिन ITC क्लेम करने से पहले आपको ये चेक करना होगा
कि जिस पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं उसने रिटर्न फाइल की है या नहीं। तो ये कहाँ से चेक होगा? ये आपको जीएसटी पोर्टल पर GSTR 2B में जाकर पता चलेगा। उसके बाद ही आप आईटीसी क्लेम करेंगे। और बाकी फिक्स्ड एसेट में अब डेप्रीसिएशन कैसे चार्ज करनी है वो भी आप देख लीजिए। उसके लिए आप जर्नल वॉचर का यूज करेंगे और ये हमेशा पूरे साल के अंत में होती है, यानी 31 मार्च को आप करेंगे। कोई भी साल हो उसकी जो 31 मार्च की डेट होती है वहां पर आप डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं और साल में एक बार करते हैं, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं कि मानकर चलिए आप कोई भी गुड्स परचेज करके लाए, कैपिटल गुड्स, और 5 साल के लिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर आपको पूरी आईटीसी लेनी है तो 5 साल तक आपको उस गुड्स को अपने पास रखना पड़ेगा। उसके बाद आप बेचेंगे तो कोई आईटीसी वगैरह का चक्कर नहीं होगा। लेकिन मानकर चलिए आपने 3.5 साल में गुड्स को बेचा, तो डेप्रीसिएशन जो आप चार्ज करेंगे वो 3 साल तक करेंगे, क्योंकि ये पूरे साल के लिए होता है। ऐसा नहीं कि 1 महीने 2 महीने या 6 महीने के लिए, पूरे साल अगर आप गुड्स को यूज करते हैं तो ही आप डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। और इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि एक तो जब आप गुड्स को बेचेंगे तो आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी अगर 5 साल से पहले बेचेंगे। और दूसरा, अगर उस गुड्स को बेचने पर आपको कैपिटल गेन रेज होती है, यानी कैपिटल गेन होती है, तो आपको मैंने बताया कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगी, तो आपको वहां पर जो वैल्यू है, जो रेस्ट आपकी वैल्यू बची रहेगी बैलेंस शीट पर, उससे उस अमाउंट के साथ माइनस करना होगा जो आपने रिसीव किया है सेल करते वक्त। जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसके ऊपर जो भी आप स्लैब रेट में होंगे उसके हिसाब से आपको टैक्स देनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पर डेप्रीसिएशन का लेजर बनाते हैं। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं 40%, ताकि अगर अलग अलग आइटम्स हैं आपके पास, कैपिटल गुड्स हैं, और सबके क्योंकि अलग अलग रेट होते हैं, ऐसा नहीं है कि लैपटॉप पे 40% है तो मोबाइल पे भी 40% है, उस पर 15% है, तो आप अलग अलग भी बना सकते हैं, चाहे तो एक भी बना सकते हैं, ठीक है। अलग अलग बनाने से आपको सही रहता है, बायफर्केट हो जाती है। यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे इसको। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये डेप्रीसिएशन क्या होता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसको चार्ज करने से आपके P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस में उतना एक्सपेंस बुक हो जाता है, जो कि आपका एक्चुअल में कैश में एक्सपेंस नहीं हुआ है, क्योंकि आप किसी कैपिटल गुड्स को यूज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी चीज आप लेकर आते हैं तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटती जाती है। आज आप लैपटॉप 1 लाख का लाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप साल भर बाद जाकर उसे 2 लाख में बेच देंगे। कुछ ही गुड्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर वैल्यू एप्रिसिएट होती है, अदरवाइज सभी गुड्स की जो वैल्यू है डेप्रिसिएट होती है, यानी उसकी वैल्यू घटती जाती है। तो सरकार यहां पर हर गुड्स के हिसाब से एक स्लैब देती है, किसी के ऊपर 40%, किसी के ऊपर 10%, किसी के ऊपर 15%, एक अनुमानित कि इतना आपका इस एसेट की वैल्यू 1 साल में घट जाएगी। तो वो जब आप क्लेम करते हैं अपनी प्रॉफिट में उसे रिड्यूस करते हैं तो आपको उतना कम टैक्स पे करना होता है, उतना इनकम टैक्स कम पे करना पड़ता है। उतना का मतलब इतना नहीं कि जो डेप्रीसिएशन में आपको अमाउंट आ रहा है उतना कम करना पड़ेगा। उस अमाउंट को घटाने के बाद जो भी आपकी प्रॉफिट आती है और फिर जिस आप स्लैब में होते हैं उस अमाउंट पर आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है। वो आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। यहां पर इसे नॉट एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। और मैंने ये पहले ही बता दिया कि 1 अक्टूबर या उसके बाद अगर कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया है फर्स्ट ईयर में तो उसके ऊपर सीधा आधा कर देंगे जो भी आपका डेप्रीसिएशन का रेट है। जैसे 40% है तो 20% कर देंगे, ये आप मैनुअली कैलकुलेट कर लेंगे। तो मानकर चलिए 84,750 का 40%, 33,900 रुपए मेरा घटा सकता हूं मैं। तो मैं यहां घटाता हूं 33,900, ठीक है। डेबिट कर दिया और 2 में मैं लूंगा लैपटॉप, ठीक है। अब यहां नीचे देख सकते हैं लैपटॉप के नीचे उसकी वैल्यू लिख कर आ रही है 50,850, ठीक है। वैल्यू घट गई। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट में सबसे पहले आइए, फिक्स्ड एसेट में आइए। 50,850 हो गया इसका वैल्यू। पूरे साल में अगर मानकर चलिए हमने यूज किया तो हमने इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज किया, इसकी वैल्यू घट गई। अब इससे बेनिफिट ये हुई कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो यहां पर हमारा इतने रुपए का खर्चा बुक हो गया है, डेप्रीसिएशन 33,900 का। अभी फॉर एग्जांपल मानकर चलिए कि यहां पर अभी आपका ये जो नीचे में यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिख रहा है, इसके नीचे नेट प्रॉफिट दिखती है, 10 लाख रुपए की नेट प्रॉफिट होती। तो 10 लाख में अगर 10 लाख का अगर मानकर चलिए 10 लाख के ऊपर हमें 30% टैक्स देना होता फॉर एग्जाम्पल मानिए,
कि यहाँ पर हम स्लैब रेट नहीं जोड़ रहे हैं, मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि स्लैब के अनुसार तो हमें एक एक चीज़ चेक करनी होगी कि न्यू स्लैब है कि ओल्ड स्लैब है। उसके बाद फिर हमें ये चेक करना होगा कि 2.5 लाख तक फ्री है, फिर 5 लाख तक इतना % है, या ओल्ड स्लैब के केस में 5 लाख तक फ्री है, फिर इसके बाद इतना रेट है। तो वो सब हम चक्कर में नहीं पड़ते, मैं आपको सीधे से नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 10 लाख रुपए की अगर आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिख रही होती और ये आपने डेप्रीसिएशन अगर बुक नहीं किया होता और 30% मानकर चलिए उसके ऊपर इनकम टैक्स होता, तो आपको पूरा का पूरा 3 लाख रुपया गवर्नमेंट को पे करना पड़ता, सेस को छोड़ के। ठीक है, 3 लाख रुपया आपको पे करना पड़ता। लेकिन अगर उसी 10 लाख में से 33,900 घट जाए, तो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर हम 10 लाख लिख देते हैं और 33,900 घटा देते हैं, तो 9,66,100 रुपये बचे। 9,66,100 रुपये हमारे बैलेंस बचते। अगर मैंने डेप्रीसिएशन नहीं चार्ज किया होता तो 10 लाख के ऊपर टैक्स देनी पड़ती। और मैंने आपको एक बताया कि आप एज्यूम कीजिए कि उसके ऊपर 30% है पूरे अमाउंट के ऊपर, तो आपको कितना देना पड़ता है टैक्स विदाउट सेस? 3 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप डेप्रीसिएशन की वैल्यू घटाते हैं यानी 33,900 रुपये, तो आपका जो टैक्सेबल वैल्यू आ जाती है इनकम टैक्स में वो 9,66,100 आती है। इसका अगर हम 30% करें तो हमें टैक्स देनी पड़ेगी 2,89,830 रुपये। और अगर इसमें हम 3 लाख को माइनस कर दें तो हमारा कितना पैसा बच सकता है ये आप देख सकते हैं। 10,170 रुपये हम बचा सकते हैं। अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूं तो 10,170 रुपये हमारे बचेंगे। आपके एग्जाम्पल में अलग वैल्यू भी आ सकती है, क्योंकि वहां पर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे। फिर आपको ये चेक करना होगा कि आप ओल्ड स्लैब में है, न्यू में है, या इसके अलावा आप किस स्लैब रेट में आते हैं वो भी आपको चेक करना होगा। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो 33,900 है इसका हमें फायदा हो गया। डेप्रीसिएशन का मतलब ये समझते हैं कि जो 33,900 इसका फायदा हो गया। इतने अमाउंट का फायदा नहीं होता है, हमें नेट प्रॉफिट में इसे घटाना होता है। उसके कारण हमारी जो इनकम टैक्स है उसकी जो हमारी जो टैक्स बनती है वो कम हो जाती है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम टैक्सेबल जो है हमारी जो टैक्स है वो बनी नहीं रही है, यानी कि हम 5 लाख के दायरे के अंदर हैं या हम 6.5 लाख तक भी हैं, तो हमने 80C वगैरह में डिडक्शन ले रखी है, तो हमारे ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी आ ही नहीं रही है। तो हमें इस डेप्रीसिएशन का कोई फायदा ही नहीं होता है। ले तो लेते हैं लेकिन हमें इसका कोई फायदा नहीं होता है टैक्स को बचाने के लिए। इसीलिए मैंने बोला था कि बहुत से लोग क्या करते हैं पूरे के पूरे अमाउंट पर डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। तो इसका कोई डायरेक्टली बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। जब आपकी टैक्स बन रही होती है तो उसमें से कुछ परसेंट, जैसे कि 30% या 20% जिस भी स्लैब में, उतना आप फायदा कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप जो आईटीसी है, जो कि आपकी जो जीएसटी का अमाउंट है, जीएसटी का जो कंपोनेंट है, उसे आप क्लेम कर लेते हैं तो वो पूरा का पूरा अमाउंट आपका बच जाता है। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे कि अगर मानकर चलिए मैं 3 साल से पहले अपने 5 साल से पहले अगर मैं अपने गुड्स को बेच देता हूं, कैपिटल गुड्स को, तो फिर मुझे कितनी आईटीसी रिवर्स करनी पड़ सकती है। तो मैं अपना ही एग्जांपल लूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो मैंने लैपटॉप परचेज किया था उसके ऊपर जो जीएसटी का कंपोनेंट था यानी जो टैक्स थी वो 15,250 थी, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। और मानकर चलिए जो मैंने लैपटॉप परचेज किया था वो मैंने 1 साल यूज किया और अगले साल मैंने बेच दिया, यानी मैंने पूरे 5 साल यूज नहीं किया, मैंने नेक्स्ट ईयर ही बेच दिया। तो यहां पर मुझे इनटू करना होगा उतने ईयर को जितना ईयर मेरा बचा है 5 साल कंप्लीट होने के लिए। यानी 5 साल के लिए मैंने कैपिटल गुड्स लिया, 1 साल यूज किया और उसके बाद बेच दिया, तो यानी कि 4 साल रेस्ट बच गए जो मुझे यूज करने थे, मैंने नहीं किए। तो मुझे 4 साल से उसे इनटू करना होगा और फिर डिवाइड करना होगा 5 ईयर से, क्योंकि टोटल 5 ईयर मुझे यूज करना था, तब मुझे पूरी की पूरी आईटीसी मिल जाती। लेकिन मैंने पूरे 5 साल यूज नहीं किया, मैंने 1 साल यूज किया और उसके बाद बेच दिया। तो मुझे क्या करना होगा, जो भी जीएसटी का कंपोनेंट है उसे इनटू करना होगा जो रेस्ट ईयर्स बचे हुए हैं, और उसके बाद जो टोटल ईयर 5 ईयर था उससे मुझे डिवाइड करना होगा। तो 12,200 रुपए की अमाउंट आएगी मेरे केस में। तो ये अमाउंट मुझे गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी, यानी 15,250 में से मुझे 12,250 पे करने पड़ेंगे। यानी 15,250 जो मैंने क्लेम कर लिया था आईटीसी के रूप में, अब जब मैंने बेच दिया तो मुझे 250 में बोल रहा हूँ 12,200 रुपए मुझे गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। ये मैं पे कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकलेगी फिगर। ठीक है,
जो कि मैंने बताया था कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। लेकिन 12,200 को पे करने से पहले मुझे एक और कैलकुलेशन करनी होगी, वो ये कि जो लैपटॉप मैंने बेचा है उसे मैंने बेचा कितने रुपए में है। मानकर चलिए मैंने उसे 60,000 रुपए में बेचा है, और मेरी जो अभी जो वैल्यू आ रही है लैपटॉप की वो आ रही है 50,850, आप देख सकते हैं, ठीक है, डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद। और मैंने उसे बेचा है 60,000 में, यानी इस केस में मैंने फायदा कमाया है। मेरी जो एसेट की वैल्यू वो तो 50,850 थी, ठीक है, लेकिन मैंने 60,000 में बेच दिया। तो अब मुझे 60,000 के ऊपर जीएसटी को कैलकुलेट करना होगा। तो यहां पर जो मेरी जीएसटी वो इंक्लूड है 60,000 के अंदर, ठीक है, 60,000 में ही इंक्लूड है जीएसटी भी, यानी मैंने विथ जीएसटी 60,000 में बेच दिया, ठीक है। तो अब मुझे यहां पर ये निकालना है कि जो 60,000 है इसमें जो मेरा जीएसटी का पोर्शन है वो कितना है। तो वो है 9,152 रुपया। तो इस दोनों में से हायर फिगर कौन है? 12,200 है हायर फिगर, तो वो मुझे गवर्नमेंट को आईटीसी के रूप में, यानी सॉरी टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे करनी होगी, जीएसटी डिपार्टमेंट को पे करनी पड़ेगी 12,200 रुपए। वो इसलिए कि दोनों में से हमें ये फिगर निकालनी होगी कि किसकी जो टैक्स है वो ज्यादा निकल रही है। अगर मानकर चलिए यहां पर 12,200 से ऊपर का अमाउंट आता तो मुझे ये पे करना पड़ता, और अभी क्योंकि फिलहाल हमारा 12,200 का अमाउंट उससे ज्यादा है तो इसीलिए हमें ये पे करना पड़ेगा। तो ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जब आप कोई भी कैपिटल गुड्स बेचेंगे 5 साल कंप्लीट होने से पहले, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज आपको देखनी पड़ेगी कि 60,000 रुपए का आपने प्रोडक्ट बेचा और माइनस 50,850 की उसकी अभी वैल्यू है, ठीक है, इजिकल टू कर लेते हैं हम, तो हमारे पास 9,150 की आई थिंक फिगर आएगी। तो यानी जो इतना फिगर आया जो कि हमने कैपिटल गेन के रूप में अर्न किया है, ठीक है, हमने कैपिटल गेन के रूप में इसे अर्न किया है, तो इस पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देनी पड़ेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, ठीक है। जो भी हमारा स्लैब वगैरह होगा उसके अनुसार हमारे ऊपर टैक्स लग जाएगी, क्योंकि यहां पर सेक्शन 111A एप्लीकेबल नहीं होगा, तो जो भी स्लैब होगा उसके अनुसार हमारे ऊपर टैक्स लग जाएगी। सॉरी फ्रेंड्स, यहां पर मैंने एक बात आपको गलत बोल दी। मैंने बोला कि इस केस में आपको कैपिटल गेन हुआ है, जबकि आपको कैपिटल गेन हुआ नहीं है, और ना ही आपको इनकम टैक्स में उसके लिए कोई टैक्स पे करनी है। क्योंकि यहां पर देखिए मैंने लैपटॉप बेचा है 60,000 रुपए में, ठीक है, और मेरी जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी उस एसेट की वो थी 50,850, ठीक है। तो उसमें बचा कितना फिगर? 9,150 रुपए मैंने इसमें एक्स्ट्रा कमाए। तो उसमें मैंने 12,200 रुपए दे भी तो दिए गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में, क्योंकि जो 60,000 है उसमें से मैंने 12,200 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे दिए, जीएसटी डिपार्टमेंट को। तो इस केस में तो मेरा उल्टे फिगर माइनस में चला गया, इसीलिए मुझे इस केस में इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं देनी है। तो आपके केस में अगर ऐसी कोई कैलकुलेशन बन रही है तो आपको टैक्स नहीं देनी है। हाँ, अगर यही वैल्यू आपकी ज़्यादा हो जाती, ये आपकी 12,200 से ज़्यादा होती, तो जो डिफरेंस अमाउंट आता उस पर आपको टैक्स देनी पड़ती। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी।